हिंदुस्तान के मिट्टी में सेकुलरिज्म है, इसलिए इस मिट्टी को बदलना भाजपा के बस की बात नहीं है और न प्रधानमंत्री की बस की बात। 52 वर्ष तक जिसने राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराया अपने मुख्यालय में, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, वो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहा है। मैंने आदमी को कितना बेवकूफ़ समझ रहा है। प्री अलायंस है, मैंने चुनाव से पहले हम लोग का विपक्षों का 26 दलों का एका हो गया है। इस एका से इनको घबराहट है। ये 38 दल दिखा रहे हैं। कल तक कहते थे एक बंदा सब पर भारी। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, नागरिक आज़ादी आज खतरे में है। सब 2 रेलवे स्टेशन से अब जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, वो आरक्षण विहीन हो गया। कितनी चालाकी से आरक्षण खत्म कर दिया। और ये कहता है हम बाबा अम्बेडकर को मानते हैं, तो अम्बेडकर साहब तो संविधान दिए हुए हैं। राहुल गांधी का सदस्यता वापस होने से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया। नॉर्थ इंडिया में आज भी लोग इमोशनली वोट करने वालों में से हैं, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर राम मंदिर का विषय होता है तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को किस प्रकार से इंडिया अपने पाले में लाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी धर्म के पे वोट करते हैं। ये सच है सर? ठीक है, आपका मानना सच है, लेकिन हमको यह भी मालूम है कि नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, साथ में राजद के वर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी। देवेंद्र प्रसाद यादव जी से इन दिनों जो देश में सियासत है, जो देश में राजनीति है, उन राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। साथ में 2024 में आने वाले चुनाव पर किस प्रकार से रणनीति होगी इंडिया की, एनडीए के वर्सेस जो इंडिया बनाया गया है उसकी किस प्रकार से रणनीति होगी, और किस प्रकार से मोदी को या भाजपा को या यूं कहें कि एनडीए को मात देने में ये लोग सफल हो पाएंगी इंडिया या नहीं, उन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ में। धन्यवाद। और क्या कहेंगे सर, 2024 में इंडिया जीत पाएगा? क्या एनडीए को हरा पाएगी इंडिया? आप शुरू से ही समझिए, जिस दिन से ये कर्नाटक में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो फलाफल निकला, जब से घोषणा हुआ है जो इंडियन डेमोक्रेटिक और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस का, उस दिन से आप देखिए इतनी बेचैनी है भाजपा में, और ख़ास करके प्रधानमंत्री शब्दों की मर्यादा को पूरी तरह खो गए। जो राजनीति में एक शब्दों भाषाई मर्यादा भी होता है, उन सारे भाषाई मर्यादा को अब वो इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं। अंदाज करिए क्या टेम्परेचर है, कितना माने बदहवास हो चुका है देश का प्रधानमंत्री। क्यों? यह प्री पोल है। यदि पोल के बाद हम एडजस्टमेंट करते तो वो डरते नहीं। प्री पोल अलायंस जो हो गया है विपक्षी का, उससे घबराहट है। प्री पोल अलायंस जब भी होता है तो सियासत हिल जाती है। इसका उदाहरण आप पहले भी दे सकते हैं। याद होगा जनमोर्चा बना था, बीपी सिंह साहब उसमें नेतृत्व कर रहे थे। उस समय सियासत दूसरा था। उसके बाद भी आप देखिए, जब भी प्री प्लान होता है तो प्री माने अलायंस होता है, ये प्री अलायंस है। माने चुनाव से पहले हम लोग का विपक्षों का 26 दलों का एका हो गया है। इस एका से इनको घबराहट है। ये 38 दल दिखा रहे हैं। कल तक कहते थे एक बंदा सब पर भारी। कल तक प्रधानमंत्री का ये भाषा था, एक ही सब पर भारी है। अब इनको 38 दलों को जमा करना पड़ता है भारी होने के लिए, तब भी भारी नहीं हो पा रहे हैं। अकेले इंडियन मुजाहिद तक का नाम इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब लाए हैं घमंडिया। क्या क्या शब्द अभी चुनाव तक देखिएगा। 24 तक हमको यही है कि कहीं इनका दिमाग इतना खराब हो जाएगा भाषाई मर्यादा से, खुद उलझ जाएंगे। प्रधानमंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री को भाषाई मर्यादा इस कदर से खोना चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री है, सत्ता जनता फैसला करेगी। जनता सब देख रही है और जनता समझ भी रही है। वो जनता उस समय का नहीं है जो अब पूरी तरह ये देश को विभाजित करके और ये कामयाबी हासिल कर लेंगे। इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है सिवाय हिंदू मुसलमान के। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, नागरिक आज़ादी आज खतरे में है। जो सिविल लिबर्टी है वो खतरे में पड़ गया। जो सच बोलेगा उसको ये सज़ा करवा देंगे, 10 जगह केस करवा देंगे मानहानि का। आप देख रहे सामने रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट साफ इंगित करता है
कि ये जो कुछ चाह लेंगे सो हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक डेमोक्रेसी, जब तक हमारा आइन बचा हुआ है, जब तक हम भारत का संविधान है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान जो हमको समता का अधिकार दिया है, हर नागरिक को सम्मान की बात है, समतामूलक सिद्धांत इसमें है, इसमें धर्मनिरपेक्षता है, इसमें लोकतांत्रिक संविधान है, हमारा रिपब्लिकन है कि हम जो देश हैं वो समाजवादी राष्ट्र होगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, ये धर्मनिरपेक्ष स्टेट है। इस स्टेट में इस तरह का फिरका परस्त नफरत फैलाना, भाईचारा को ख़त्म करने का सारा प्लान करना, क्योंकि वो समझ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये प्री प्लान, ये जो प्री पोल अलायंस हो गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक और अहम सवाल है सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। एक तरफ मणिपुर जल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, हरियाणा में दंगा हुआ, नूह से मामला शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई, मेवात में जो आज कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहा है मेवात में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुड़गांव में एक मस्जिद में भीड़ घुसती है और सीतामढ़ी के मौलाना साद की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई अब तक बुलडोज़र जैसी कार्रवाई नहीं हुई। हरियाणा सरकार के इस कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे? हरियाणा की सरकार पूरी तरह दंगा को, मैंने हरियाणा, मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित दंगा है। ये कहने में मुझे कोई हिचक इसलिए भी नहीं है कि नूह में जो कुछ हुआ, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, एक तरफा हो रही है। ऐसा कभी कोई राज्य का, स्टेट का कोई मुखिया या उसका कोई स्टेट इस तरह के कानून व्यवस्था में इतना लचर कानून व्यवस्था नहीं होगा। क्यों? उनके पास अब कोई अस्त्र नहीं है सिवाय देश को बांटने का, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का। इसीलिए ये एक नया पैगाम नहीं है। ये जब ये करते हैं तब तक हारते हैं। पता नहीं इनको कौन एनालिसिस बताता है। इस सब चीज़ों से वो उनको हार सुनिश्चित है, क्योंकि जनता यहाँ सभी उदारपंथी और कट्टरपंथी का लड़ाई हिंदू समाज में भी 5,000 वर्षों से चल रहा है, लेकिन कभी गोली और हिंसा नहीं होती है, विचारों का टकराव होता है। लेकिन ये आदमी तो गोली चलाना शुरू हो गया, क्योंकि इनके सांप्रदायिक जहर फैलने से ही गोली चली है। आज जो घटना हुई ट्रेन में भी, जो सांप्रदायिक जहर फैलाया गया है, जिस तरह से सांप्रदायिकता को बल दिया जा रहा है, उसी का परिणाम, उसी का नतीजा है ये, जिस तरह से नाम पूछ करके किसी कम्युनिटी को। इसीलिए ये बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान के मिट्टी में सेकुलरिज्म है। इसलिए इस मिट्टी को बदलना भाजपा के बस की बात नहीं है और न प्रधानमंत्री की बस की बात। प्रधानमंत्री तो इतनी हल्की बातें करती है, मुझे लगता है दुनिया में कभी भी किसी देश, मुल्क में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया होगा जो इस तरह की भाषाई मर्यादा को खो दिया हो पूरी तरह। हमको तो लगता है या तो घबराहट बहुत हो गई है इनको, क्योंकि आप एक जगह दंगा नहीं, अब इनको एक अस्त्र भी चला रहे हैं। इस अस्त्र से भी इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि सभी कट्टरपंथी नहीं बना देंगे हिंदू समाज को। बहुत कठिन काम है। हाँ, इनके आरएसएस के लोग करेंगे। तो आरएसएस के लोग के लिए तो नागपुर में 52 वर्ष तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया, वो राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहा है बीजेपी। कितना हास्यास्पद है। 52 वर्ष तक जिसने राष्ट्रीय झंडा को नहीं फहराया अपने मुख्यालय में, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, वो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा यात्रा निकाल रहा है। मैंने आदमी को कितना बेवकूफ़ समझ रहा है। इंसान अब पढ़ा लिखा है, जागरूक है, सब कुछ देख रहा है लोग। इसीलिए अब कर्नाटक में हार हुई है। अब जहाँ ही चुनाव लड़ेंगे स्टेट में, कोई जगह इनकी अच्छी स्थिति नहीं होगी, बनेगी। इस दंगा का जो आप पूछ रहे हैं सवाल, उस दंगा का रिजल्ट स्टेट दे देगी। इसी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो भी चुनाव होंगे उसमें इनको फलाफल मिलेगा। कर्नाटक में जिस तरह से फलाफल मिला, क्या वहाँ कोशिश नहीं किए थे? कहा था कि बजरंग बली का नाम लेकर आप लोग मोहर लगाओ। बजरंग बली ने गदा उल्टा दिया इन पर। तो बजरंग बली कहा, मुझको क्यों बदनाम करते हो? धर्म अलग है, राजनीति अलग है, राजनीति मुझे क्यों घसीटते हो? तो इनका रिजल्ट आ गया। तो इसलिए इसी जहाँ जहाँ ये दंगा कर रहे हैं, जहाँ जहाँ फिरका परस्त और इस नफरत फैला रहे हैं, उससे उनको रिजल्ट में कहिएगा कोई लाभ मिल जाएगा, इसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो अभी आपने मार्क किया होगा, ये कहा होगा, अभी जो चुनाव, अभी जो जनरल एनडीए की बैठक हुई सांसदों की, पार्लियामेंट में अभी बैठक किया इन्होंने सभी सांसदों का इसी सेशन में 4 दिन पहले। उसमें प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा कि आप लोग धारा 370 का जिक्र मत करो, 9 साल के हमारे विकास की उपलब्धि बताओ। ये भाग रहे हैं अपने मुद्दे से। जो इनका मेन चीज़ है सांप्रदायिकता और जहर फैलाना और 370 धारा, राम मंदिर तक को मना कर दिया। कहा राम मंदिर जो हम उद्घाटन करेंगे जनवरी में, इस सब का जिक्र नहीं, मुद्दा नहीं, मुद्दा विकास का करिए। विकास तो यही करिए कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हमको सुरेश बाबू कल कह रहे थे, सभी जगह 502 स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन बना ना,
ये 502 रेलवे स्टेशन से अब जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, वो आरक्षण विहीन हो गया। कितनी चालाकी से आरक्षण खत्म कर दिया। और ये कहता है हम बाबा अम्बेडकर को मानते हैं, तो अम्बेडकर साहब तो संविधान दिए हुए हैं, आरक्षण दिए हुए, जो कमज़ोर वर्ग है, गरीब है, यहाँ तक कि 10% उसको भी दिए हुए हैं, सवर्ण को भी अभी मिल गया। तो ये अब आरक्षण समाप्त हो गया, प्राइवेटेशन हो गया। अब 502 जितना 502 या 8 अमृत 528 अमृत स्टेशन बना है, इसमें तो आरक्षण चालाकी से ख़त्म कर दिया इसने। इतना बड़ा चालाकी या धूर्तई और धोखा से कभी राष्ट्र का फायदा नहीं होगा, न देश का होगा, न समाज का होगा। सर, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, नॉर्थ कि अब इसका चर्चा मत करो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो समझा रहा है कि इसमें कोई नुकसान होगा। लेकिन सर, नॉर्थ इंडिया में आज भी लोग इमोशनली वोट करने वालों में से हैं, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अगर राम मंदिर का विषय होता है तो नॉर्थ इंडिया के लोगों को किस प्रकार से इंडिया अपने पाले में लाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी धर्म के पे वोट करते हैं, ये सच है सर? ठीक है, आपका मानना सच है, लेकिन हमको यह भी मालूम है कि हिंदू समाज जिसको ये भावना धार्मिक, धर्म और राजनीति एक ही पार्टी के एक दल, राजनीतिक दल एक धर्म को अपना पेटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। पेटेंट किसी का धर्म नहीं है, सभी हिंदू के लिए राम मंदिर है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। राम मंदिर किसी एक पार्टी के सेंटिमेंट का रिजल्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो ये किसी धर्म को यदि आइए धर्म को यदि एक दल अपने अंदर कर लिया हो तो ये खतरा है, इससे सामाजिक समरसता खराब होता है, इससे बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिकता का माने जहर फैल सकता है। ये लोग ये काम कर रहे हैं। तो राम मंदिर में हम पूछना चाहते हैं, खास करके हिंदू समाज खुद समझदार है कि राम अकेले नहीं थे, 3 ही आदमी निकले थे वनवास में, राम, लक्ष्मण और सीता, और शेष जितने जमात थे उनका, वो सबरी कौन थी? दलित समाज से थी, जिसका जूठा बैर राम ने कभी देश को तोड़ा नहीं, राम ने कभी समाज को तोड़ने की बात नहीं कहा है। ये समझदारी हमारे लोगों में भी है कि हनुमान जी कौन थे, जटायु कौन था, जिसका जटायु का आज तक उस राम मंदिर में एक जगह नहीं है कहीं का, जटायु का कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ये सबरी कहीं नज़र नहीं आ रही है। जो फौज था, जिस फौज के बल लंका का जो भी किंवदंती है, आई डोंट नो, हम तो सोशलिस्ट हैं, लेकिन जो भी किंवदंती है रामायण में लिखा हुआ, उसी को यदि मान लिया जाए तो उसमें फौज कौन है? फौज सभी ये गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग, जो उनको मदद किया, जिसमें लंका का डाह किया। इन लोगों का कोई स्थान नहीं होगा, इतिहास को जमीन दोज कर दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आ रहा है लोगों को। इसलिए राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, करोड़ों लोगों का आस्था है राम के प्रति हिंदू में, लेकिन राम को जो पेटेंट कर लेंगे ये प्राइवेट, इनके दल में वो चाहते हैं कि हमारा पेटेंट कॉपीराइट रिजर्व है, ये हिंदू बेहतर समझता है। इसलिए वोट देने के समय में, अभी कर्नाटक में होता था हिंदू दे देता वोट, उसको नहीं दिया। उसी तरह से यहाँ का भी हिंदू का भी जागरूक है। यहाँ समाजवादी आंदोलन भी 67 में चला था, जिन इन बातों पर चर्चा होती थी, समझाया जाता था कि ये धर्म को राजनीति से नहीं जोड़िए। जब ये धर्म को राजनीति से जोड़ेगा तो अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म अलग है। धर्म है अच्छाई करना, अच्छाई की स्तुति करना, और राजनीति है बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना। ये दोनों दो चीज़ है, और दोनों को एक में जो सम्मिश्रण कर रहा है, वो चाहता है हम वोट में लाभ ले लें। ऐसा जनता को है कि हमको जिसमें आस्था होगा हम आस्था करेंगे, जिनको इबादत करना होगा अल्लाह का वो इबादत करेंगे। जिनको ये पादरी लोग हैं जो चर्च में देखे होंगे, जिसका जो तरीका है वो करेंगे, उसकी आज़ादी है संविधान में भी। इसको ये एक साथ कर देंगे कि हम बहुलवादी राजनीति करें, संख्या बहुत है, बहुसंख्यक है हिंदू, उसको हम सब समेट लो, ये बहुत ही कठिन काम है। ये इनके बस की बात नहीं, चूँकि हिंदू में जितना कट्टरपंथी नहीं है उससे कई गुना उदारपंथी है। राहुल गांधी के सदस्यता वापस होने पर क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का सदस्यता वापस होने से सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका है उसकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी काफ़ी बढ़ गया कि नहीं, सब जगह से न्याय कहीं नहीं मिलेगा। सच बोलने से हमको सज़ा हो जाएगा, लेकिन न्यायालय में जाएंगे तो सच बोलने का सज़ा रुक जाएगा। सच बोलने वाले को सज़ा वहीं रोक दिया जाएगा, सज़ा नहीं होगा, फिर से सदस्यता बहाल हो जाएगा राहुल गांधी का। एक बहुत बड़ा नज़ीर पेश किया है सुप्रीम कोर्ट। आवाम का आस्था न्यायपालिका के प्रति बढ़ाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और मैं कह रहा हूँ, आगे जो आप पूछ रहे हैं हमसे, आगे कोई चुनाव नहीं होगा। जहाँ आपको शंका है, जो सवाल आप उठाए, हम लास्ट कंक्लूड कर देते हैं। चुनाव नहीं है ये जनमत संग्रह है। मैं बोला हूँ, कल हिंदुस्तान में छपा है, परसों जिस दिन राहुल जी का रिजल्ट आया था, हिंदुस्तान में देखे हूँ,
ये जनमत संग्रह है, रेफरेंडम। एक है तानाशाही चाहने वाले, एक है सांप्रदायिकता एक और सांप्रदायिकता फैलाने वाले, सांप्रदायिक जहर फैला करके समाज को बांट कर वोट लेने वाले लोग एक कतार में है। दूसरे कतार में है संविधान को मानने वाले, नागरिक आज़ादी को ख़त्म नहीं होने देने के लिए संघर्ष करने वाले लोग, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राहुल का यही दोष है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको था, आपने उसका प्रयोग किया उसने लोकसभा में। तो ये हमको ख़त्म नहीं हो, एक तरफ ये लोग हैं। इसलिए जो तानाशाही वाले लोग, जो तानाशाही चाहते हैं देश के अंदर, क्योंकि आज देश में अघोषित आपातकाल है, जितने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जितने संवैधानिक संस्था है, जितने लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं को इसने एक तरह से ब्राहिल बना लिया है, माने हथियार बना लिया है विपक्ष मुक्त भारत बनाने का। भाजपा मुक्त भारत कहीं न हो जाए, जो प्रयोग ये कर रहे हैं जनमत संग्रह में, हमको पूरा उम्मीद है इस बार 2024 में भाजपा मुक्त सरकार केंद्र में बनेगी। इसलिए जनमत संग्रह है, केवल वोट नहीं है, विशेष महत्व है इस वोट का, क्योंकि देश में आज़ादी बचेगी कि नहीं, लोकतंत्र महफूज रहेगा कि नहीं, नागरिक की आज़ादी महफूज रहेगी कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कायम रहेगा कि नहीं, उसकी लड़ाई है। और दूसरी तरफ तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं पैसाबाद और सत्ताबाद के लिए तानाशाही ला रहे हैं। ये रेफरेंडम है, जनमत संग्रह होगा। 2024 का केवल साधारण इलेक्शन नहीं होगा, ये असाधारण इलेक्शन है, एक्स्ट्रा चुनाव इलेक्शन है। तो ये थे देवेंद्र प्रसाद यादव जी जिन्होंने अपनी बात रखा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।